हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिंदी क्षितिज का तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ का सारांश और साथ ही साथ पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पाठ का सारांश। आप भी साथ साथ पढ़ें। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब उपभोग भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध हैं। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाले तो कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है। वहीं कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध हैं जो तरोताजा कर देते हैं। कोई शुद्ध गंगा जल से निर्मित तो कोई स्नेह स्टार्स की खूबसूरती का राज भी हैं, जो कि संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार के आराम से मिल जाते हैं। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया के तो शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नई डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियां अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती हैं। संगीत आए या ना आए पर म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए, भले ही बजाना बिल्कुल ना आए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद हैं। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल फव्वारे संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता पर भविष्य में होने लग जाएगा। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्जा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है और स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना चाहिए। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाली है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो ये था यहाँ पर उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ का सारांश, जो कि हमने यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी के लिए याद भी कर सकते हैं। आइए इसके बाद जान लेते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न है आपके लिए। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो जानते हैं आप बच्चों? नहीं जानते? आपने पाठ में पढ़ लिया होगा। उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर लिखेंगे लेखक ने सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधन भी सुख के पर्याय कहलाते हैं। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधनों को भोगने के आनंद को ही सुख कहने लगे हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो किस प्रकार कर रही है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान परंपराएं आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इनके दास बनते जा रहे हैं।
सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर, साथ साथ याद भी करते रहें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, गांधी जी ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो जानते हैं आप क्यों कहा है बच्चों? उत्तर में लिख सकते हैं, गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। वह भोग, विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है, जो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। आई बात समझ में? इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न यहाँ पर आशय स्पष्ट कीजिए, और यहाँ पर आपके लिए चौथे प्रश्न का क है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका क्या आशय है बच्चों? क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जाता है और इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी उन्हें उपभोग करना ही मान बैठते हैं। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? इसके बाद आपके लिए ख है यहाँ पर, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। तो इसका आपने आशय लिखना है। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और व्यवस्था करते हैं कि अनायास ही हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहते हुए अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा का उदाहरण है, जिसे सुनकर हंसी आती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप इसका आशय लिख सकते हैं। इसके बाद आपके लिए शुरू होते हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पर बच्चों पांचवा प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? तो जानते हैं आप क्यों होते हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे, विज्ञापनों का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना तथा सम्मोहक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्रायः वे प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का सहारा लेते हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों छठा प्रश्न, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप लिख सकते हैं उत्तर में बच्चों, निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदने का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि, और यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नंबर 1, अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, अधिकतर विज्ञापन आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। ठीक है, अगला लिखेंगे नंबर 3, केवल विज्ञापनों के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते, है ना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने छठे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद सातवां प्रश्न है आपके लिए, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी उत्तर लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे लिखें। उत्तर लिखेंगे, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है,
यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावे की संस्कृति नहीं तो और क्या है। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 7वें प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न है बच्चों, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर आपने अनुभव के आधार पर लिखना है, यानी स्वयं के अनुभव के आधार पर। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर लिखेंगे, आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित कर रखा है। त्योहारों का मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं कि त्योहार के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्योहार में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीज़ें बाजार से तैयार खरीद ली जाती हैं और बचा खुचा काम नौकरों से करवा लिया जाता है। रक्षाबंधन, दीपावली के समय टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका उदाहरण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने 8वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद शुरू होते हैं यहाँ पर आपके भाषा अध्ययन के प्रश्न बच्चों। और 9वां प्रश्न है यहाँ पर, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। आई बात समझ में? कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आपने पढ़ा है ना हिंदी व्याकरण में, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहाँ वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब आपके लिए प्रश्न यहाँ पर कै। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। कितने लिखने हैं बच्चों? 5 वाक्य। तो आप उत्तर लिखेंगे और सबसे पहला लिखेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और सब कुछ क्या है? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। आई बात समझ में? इसके बाद अगला आपके लिए दूसरा, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जो निरंतर है, निरंतर, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और इसके बाद तीसरा वाक्य लिखेंगे, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले है ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला लिखेंगे चौथा वाक्य, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है। तो आज कल यहाँ पर क्या है? क्या है बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। ठीक है, अगला लिखेंगे 5वां वाक्य, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। तो ये क्या है? ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आई बात समझ में? इसके बाद अगला आपके लिए ख प्रश्न, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे क्रिया विशेषण और दूसरी तरफ लिखेंगे वाक्य। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे पहला, धीरे धीरे, और इस पर वाक्य बनाएंगे, धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। ठीक है, दूसरा लिखेंगे जोर से, तो यहाँ पे लिखेंगे पानी जोर से बरसा। अगला है फिर लगातार, तो यहाँ पर वाक्य लिखेंगे लगातार पानी बरस रहा है। ठीक है, फिर है हमेशा, तो हमेशा के लिए लिखेंगे संजना हमेशा तेज दौड़ती है। ठीक है, फिर है आजकल, तो आजकल के लिए वाक्य बनाएंगे, राजू आजकल प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता है। ठीक है, फिर है कम, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमारा दुख उनके सामने बहुत कम है। ठीक है, फिर है ज़्यादा, तो आज मैं कुछ ज़्यादा खा गया था। ठीक है, फिर है यहाँ, वह यहाँ आएगा। फिर उधर, तो उधर के लिए वाक्य लिखेंगे, उसने उधर मुड़कर भी ना देखा। इसके बाद है फिर बाहर, तो बाहर, माँ बाहर चिल्ला रही थी। चाहे तो बच्चों आप इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हैं और चाहे अपने हिसाब से, लेकिन आपको ठीक इसी प्रकार से वाक्य बनाने होंगे। इसके बाद अगला आपके लिए गै प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर
अलग लिखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, नंबर 1 है कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो यहाँ पर निरंतर क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हमने क्या किया, निरंतर को अलग छांट कर लिख दिया। और यहाँ पर कल रात को भी अलग छांट कर लिखा, यह है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। दूसरा है पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले एक शब्द छांटेंगे आप, पके। पके क्या है, विशेषण। ठीक है। इसके बाद मुंह में, तो मुंह में क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा है रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग गई। तो यहाँ पर आप उत्तर में लिख सकते हैं हल्की, यहाँ पर क्या है, ये विशेषण। ठीक है। और जोरों की क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार चौथा वाक्य है उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो यहाँ पर उतना और जितनी ये क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। इसके बाद पांचवा है विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं आजकल। ठीक है। ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार से बाजार है यहाँ पर, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारी के लिए इन्हें याद भी करें। और हर रोज इसी प्रकार कक्षा 9 हिंदी के सभी पाठों को पढ़ने के लिए लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।